स्टार्ट करते हैं। तो जो कल हमने चीज़ें पढ़ी थी वो हमने ये पढ़ा था कि सिंपली हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट से डेटा कैसे रिसीव करते हैं। सही है। दूसरा हमने आपको एक छोटा सा काम दिया था। मैंने कहा था कि भाई जो यूज़र और पासवर्ड आएगा आपके यूज़र की तरफ से या फ्रंट एंड की तरफ से, उसको आपको इस लिस्ट में चेक करना है। किसी ने चेक किया है? यहाँ पे तो सारे बैठे हुए थे। अच्छा, वैसे अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से भी हो सकता था कि आप सिंपली क्या करते, आप एक माई यूज़र का वेरिएबल बना दें, इसमें ये यूज़र्स आप यूज़ कर लें। क्या कर रहा है ये? आप इसमें सिंपल डॉट फिल्टर कर दें, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसी को ही आप यूज़ करें, कोई डिफरेंट चीज़ यूज़ ना करें। आप फिल्टर में आपको पता है कि क्या यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। इधर हमें क्या मिलता है, आइटम मिलता है। सही है। हम सिंपली ये कर सकते हैं कि माई यूज़र, ये वाली लाइन हमने कल भी पढ़ी थी। सही है। तो इसके बजाय ये किसके बराबर होगा, आइटम डॉट यूज़र नेम। यूज़र नेम पहले चेक करेंगे, ये हो जाएगा आइटम डॉट यूज़र नेम। सही है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो माई यूज़र है, इसमें यहाँ पे मुझे पता है कि क्या देना पड़ेगा, रिटर्न। अब होगा ये कि जब भी इसको इसके यूज़र के इक्वल एरे मिलेगी तो वो यहाँ पे सेव हो जाएगी। आप कह सकते हो कि भाई पहली कंडीशन सिंपली ये हो सकती है कि इस एरे की जो लेंथ है अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब उसको यूज़र नेम मिल गया था। ये बात आप समझ रहे हैं? अगर उससे कम होगी तो वो सिंपली नहीं मिला होगा। उसके बाद अब बात आई पासवर्ड पे। अब मुझे पता है कि ये वाली कंडीशन ट्रू होगी ना, तो लाजमी सी बात है आप सिंपली यहाँ पे क्या कर लोगे, माई यूज़र सही है 0 डॉट पासवर्ड। इसमें क्या मुश्किल था, ये चलनी चाहिए। क्या चीज़? इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगा ना, तो मुझे इतनी गारंटी है कि अगर इधर मुझे मेरा यूज़र मिला था और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो गई है, तो इसका मतलब है कि इंडेक्स नंबर 0 पे कुछ ना कुछ आया होगा। 1 पे आया हो ना हो, लेकिन 0 पे आया होगा। डेटाबेस की ज़बान में इस टेक्निक को हम लोग फाइंड वन कहते हैं। आप जब डेटाबेसेस पढ़ेंगे तो डेटाबेसेस में बाकायदा इनकी क्वेरी होती है, उस क्वेरी का नाम ही क्या होता है, फाइंड वन। तो वो पहला जो इसको आइटम मिलता है वो उसको उठा के ले आता है। मैंने वो सिंपल जावास्क्रिप्ट में वो करके देख लिया है। वैसे ट्राई कर लेते हैं, मैंने भी अभी टाइप किया है। थंडरबर्ड खोलते हैं अपना, न्यू रिक्वेस्ट करते हैं। ये तो इजी है। अच्छा, सबसे पहले हमें इसका सर्वर ओपन करना पड़ेगा। सर्वर ओपन करने के लिए हम cmd लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे nodemon index.js। सर्वर ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आकर हम लोग ये जेसन भेज रहे हैं, फ्लैग भेज रहे हैं और 1 2 3 भेज रहे हैं। जब हम इसको सेंड करते हैं तो क्या हो गया, साइंड इन सक्सेसफुली। हम ज़रा ऊपर जाते हैं, यानी कि उसने किसको साइन इन किया है, इसको। लेकिन अभी इसको ना थोड़ा इंटरैक्टिव बनाते हैं। इंटरैक्टिव कैसे बनाते हैं, पहले ये बोल रहा था साइन इन सक्सेसफुली, अब मैं बोलता हूँ यूज़र
और यूज़र में मैं क्या भेजता हूँ, सही है। वैसे ये थोड़ा सा खतरनाक काम है, तो आप सिर्फ ये भेज दें, क्या चीज़, यूज़र नेम। अब होगा क्या, हम वापस जाते हैं। अब बात समझ आई क्या हुआ है। ये वाला यूज़र आपका साइन इन हो गया है। आपने गूगल ऑथेंटिकेशन देखी कभी, गूगल ऑथेंटिकेशन होता है ना, साइन इन विद गूगल, एक बटन बना हुआ होता है, आप उसको क्लिक करते हैं, अगर आपके वो जो ब्राउज़र में गूगल ओपन हुआ हुआ होता है तो वो ऑटोमेटिकली साइन इन हो जाता है आपका। तो जब वो ऑटोमेटिकली साइन इन होता है ना, तो वो ऑथेंटिकेशन एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही काम करता है। जब आप गूगल को साइन इन की इन्फॉर्मेशन भेजते हैं ना, तो आपको रिटर्न में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट भेजता है। उसमें पहले तो ये बताता है कि भाई मैसेज क्या है, कि साइन इन हुआ, फेल हुआ, क्या हुआ। और अगर वो साइन इन हो जाता है तो वो एक यूज़र का ऑब्जेक्ट हमेशा भेजता है। उस यूज़र के ऑब्जेक्ट में नॉर्मली उसकी पब्लिक यूआरएल होती है, जो कि उसका गूगल का अकाउंट होता है। उसके बाद एक उसकी एवेटार यूआरएल होता है, जो उसका गूगल पे जो इमेज डली हुई है उसकी वो लिंक भेज देता है। दूसरा गूगल का जो डिस्प्ले नेम है, जैसे कि अगर आपका गूगल की आईडी है और उसके अंदर आपने कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिया था, तो वो भी भेज देता है। उसके बाद यूज़र आईडी भी भेज देता है। तो गूगल भी कुछ इस तरीके का आउटपुट भेजता है। तो यहाँ पर इस अप्रोच का ये फ़ायदा हुआ, ये वाली जो मैंने अप्रोच इस्तेमाल की, बल्कि ये वाली, इसका ये फ़ायदा हुआ कि मैंने अपने डेटाबेस में से अपने यूज़र का सारा डेटा मैंने निकाल लिया। ना सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा यूज़र वहाँ अवेलेबल है या नहीं, उल्टा मैंने उसकी सारी का सारा डेटा भी निकाल दिया। सही है। तो अब इसको ज़रा एक्शन में देखते हैं। अभी तो एक लाइन हुई है ना, हम इसको थोड़ा बदलते हैं अब। तो अब क्या आया, इनकरेक्ट पासवर्ड, लेकिन अभी तेरे फॉल्ट था। पक्की बात है। इसको हम पासवर्ड जो हमने दिया है वो भेजते हैं। यार ये तो रुला देगा। थैंक्स यार। तो अब साइंड इन सक्सेसफुली, लेकिन अब यूज़र नेम कौन है, ये सही फिट हुआ। यूज़र नेम कौन सा है, 1। फिर शुरू हो गया। खैर यहाँ से ऊपर से नीचे फेंको, फिर उठा के लाओ, हो सकता है चल जाए ऐसे। चलो खैर, अब जिसको ये टेक्निक अभी समझ में नहीं आई, घर जाके स्लो मूड पे लगा के ये वाली जो है ना, ये जो मैंने काम किया है उसको ज़रा गौर से देखिएगा। अब ये इसका जो ताल्लुक़ है वो है एरे मेथड से। हाँ, अगर आपको ये वाला एरे मेथड का आइडिया नहीं है जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, जो कि डॉट फिल्टर है, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा मैंने अभी किया गया। सही है। ये बहुत सिंपल है। इसकी एक और टेक्निक है, डॉट फाइंड से भी हो जाता है। सही है। एक और टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक। आप सिंपल लूप भी लगा सकते थे, आप कुछ भी यूज़ कर सकते थे, उस पर मुझे कोई रोक टोक नहीं है, बस काम होना चाहिए। और दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी का भी फ़र्क होता है। अभी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, मैंने एक भी फॉर लूप यूज़ नहीं किया है। मैंने जो लूप इस्तेमाल किया है वो नेटिव है। वो क्या है, नेटिव जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, बना बनाया। अब वो नेटिव जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में क्या हमें एक फ़ायदा मिलता है कि उनका जो कोड होता है वो हाईली ऑप्टिमाइज्ड होता है। सही, अगर हम उनके लूप्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका हमें फ़ायदा ये होता है कि वो तेज़ होता है हमारे कोड से। खैर, ये सिंपल सा आपका ऑथेंटिकेशन सिस्टम था। अब एक और चीज़ होनी चाहिए, लेकिन चलो अभी वो मज़ा नहीं आएगा, कि एडिशन भी तो होनी चाहिए, कि यूज़र ऐड हो जाए, वो भी तो होना चाहिए। एक साइन अप पेज भी होना चाहिए। अभी तो हमने लॉगिन बनाया है, सही, साइन अप भी होना चाहिए नहीं। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमने जो डेटा बनाया है वो किस में बनाया है, यूज़र्स में। इसके लिए आप एक, कौन सा, अभी डेटा स्टैटिक है, एपीआई तो आप बना रहे हो। आप एक काम कीजिएगा, पोस्ट में डेटा हम रिसीव कर रहे हैं, वो आप जब फ्रंट एंड से भेज रहे हैं, यही सोच है। अब फ्रंट एंड में आप डेटा भेज रहे होते हो पोस्ट के थ्रू, सर्वर में आप वो पोस्ट के थ्रू डेटा
रिसीव कर रहे होते हो। ये थोड़ा सा ना आपको सोच में थोड़ा तब्दीली करनी पड़ेगी। कन्फ्यूजन यहीं पे आती है, कन्फ्यूजन यहीं पे आती है, मुझे पता है, क्योंकि आपका दिमाग यही होता है यार, पोस्ट में तो बार बार सुनते थे डेटा भेजना है, डेटा भेजना है, डेटा भेजना है। अब यहाँ पर मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि सर्वर पर डेटा ले रहा है, वो रिसीव कर रहा है। तो ये पलट गया। क्यों पलट गया? क्योंकि जब आप भेज रहे थे तो किसको भेज रहे थे? सर्वर को ही भेज रहे थे, लेकिन आपको उस वक्त सर्वर का कुछ आइडिया नहीं था। अभी सीख रहे हो। आपके वहाँ पे जो आपने फेंक दिया था डेटा, जो आप वो, हाँ वो अब उसका क्या हुआ था आगे जाके, सिंपल। तो ये थोड़ा सा सीन है। वैसे अगर आप यहाँ पे देखिएगा कि एक है नोड जेसन राइट, एक अच्छी सी एप्लीकेशन होती है, राइट टू जेसन फाइल नोड.js। ये एक पैकेज है इसका, आपको नजर आ रहे हैं, FS, ये नोड का पैकेज है, फाइल सिस्टम, सही है। ये नोड JS की प्रॉपर्टी है और ये उसका यूजेज है, fs डॉट रीड फाइल। अब ये बहुत ज़्यादा पंचायतें मार रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि इससे आप एक डेटाबेस बना सकते हैं और ये डेटाबेस आपका अपना डेटाबेस होगा, सही है। वो कैसे? क्योंकि ये बेसिकली क्या करता है कि जहाँ पे आपकी index.js की फाइल है, वहाँ पे एक जेसन की फाइल बना देता है, .json की फाइल। अब जैसे इस बंदे ने इस फाइल का नाम क्या रखा हुआ है, माई जेसन फाइल .json। तो ये जेसन की फाइल बनती है, कहाँ बनती है? जहाँ पे आपका index.js है। अब इस फाइल के अंदर, ये फाइल आपको पता है कि कोई भी फाइल हार्ड ड्राइव में जब बनती है तो वो कहाँ बनती है? आपकी हार्ड डिस्क में। और जो चीज़ आपकी हार्ड डिस्क में बनती है वो डिलीट नहीं होती, ये बात आपको पता है ना। तो इसका मतलब है कि हम अगर इस फाइल में कोई चीज़ राइट करवाते हैं तो उसका मतलब ये है कि वो चीज़ डिलीट नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि यूज़र, अगर मैं इस फाइल के अंदर राइट करवाता हूँ या इससे रीड करवाता हूँ तो वो यूज़र्स वहाँ पे रहेंगे। अभी तो आप कोई भी चीज़ एरे में पुश करते हैं, आप ब्राउज़र को ही रिस्टार्ट करते हैं तो वो एरे गायब हो जाती है। तो जब आप इस जेसन की फाइल के अंदर कोई चीज़ राइट करवाएंगे और रीड करवाएंगे तो वो चीज़ गायब नहीं होगी। तो ये एक सिंपल सा एक अच्छा पैकेज है। वैसे कुछ और भी आते हैं, जैसे पाइथन में होता है, इस सब ने FS यूज़ किया हुआ है। पाइथन में एक लाइब्रेरी आती है जो डायरेक्टली जेसन फाइल को रीड, और ये जेसन फाइल में इसी को ढूंढ रहा था, सही। अब इन्होंने क्या है कि अलग से लाइब्रेरी बनाई हुई है, इंटरनली इस लाइब्रेरी ने FS को यूज़ किया होगा, फाइल सिस्टम को यूज़ किया होगा। अच्छा, कुछ बच्चों को FS समझ आ रहा है? FS क्या है? FS Node.js की एक लाइब्रेरी है, जैसे एक्सप्रेस लाइब्रेरी है वैसे ही वो उसकी क्या है, लाइब्रेरी, जो आपको हेल्प करती है आपके फाइल्स को रीड करने में और राइट करने में। FS सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है ये काम करने के लिए, लेकिन कुछ उसकी ड्राइव्ड लाइब्रेरीज भी होती हैं। जो ड्राइव्ड क्यों होती हैं? अब इसका कोड देखें और ये वाला कोड देखें, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये वाला, कौन सा ज़्यादा ईजी है? नीचे वाला। वो साफ़ सुथरा है, एक एक लाइन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी लाइब्रेरी को यूज़ करके उन्होंने ये एक नई लाइब्रेरी बना दी है और इसको मतलब एक तरह से आसान कर दिया है। F promises, ये रही जेसन फाइल, बात समझ आ रही है? अब इसने जेसन फाइल डॉट राइट फाइल किया है, तो राइट फाइल किया तो उसने इस लूप डॉट जेसन में ये वाला डेटा सेव कर दिया है, ठीक है। इसको आप यूज़ करने की कोशिश कीजिएगा, कोशिश करें, हो जाएगा। ये आपको आगे बहुत फ़ायदा देगा। अभी क्योंकि ये ना कोर्स का हिस्सा है ना इधर इसका कोई ज़रूरत है, इस वजह से मैं इस पर टाइम नहीं लगा सकता, लेकिन मैं आप लोगों को एक टिप दे रहा हूँ कि भाई इसको यूज़ कर लीजिएगा, आपको आगे ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा देगा। FS, आपको इससे क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपको FS का भी आइडिया हो जाएगा, दूसरा आपको ये पता चल जाएगा कि जल्दी से जल्दी एक डेटाबेस कैसे बनाया जाता है, और आपको डेटाबेसेस का भी बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा इस चक्कर में। क्यों? क्योंकि आपकी जो जेसन फाइल है ना वहीं उसी फाइल में बन रही होगी, और जब आप उसको रीड और राइट करवा रहे होगे ना तो आपको सारा डेटा दिख रहा होगा। मतलब आप वो जेसन की फाइल को खोलोगे, आपको दिख रहा होगा ये मेरा डेटा सेव हो गया है। बात समझ आ रही है? तो ये चीज़ ट्राई कीजिएगा तो आपको बड़ा फ़ायदा देगी। यहाँ से ही कॉपी कर लीजिएगा किसी कोड को। FS भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये दिखता थोड़ा मुश्किल है नहीं इतना। अगर आप इसको थोड़ा सा गौर से पढ़ेंगे, आई थिंक इसकी कोई ना कोई आपको वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, ये बहुत पॉपुलर है। अभी रीड एंड राइट जेसन फाइल में Node.js है, hey node.com, कोई भी है।
JSON files are convenient. इसमें देखते हैं ये कोड In कौन order सा to be यूज able to करता है, access ये the रीड फाइल address, एफएस है। we need to parse this JSON string into a JavaScript object. इसको थोड़ा हम क्लियर आउट करते हैं। तो क्या यूज़ कर रहा है, रीड फाइल एफएस। तो रीड फाइल क्या कर रहा है कि इसको आपको सारा डेटा उठा के ला रहा है। तो आप इसको चेक कीजिएगा ये कैसे होता है। हम दोबारा अपने कोड में वापस चलते हैं। तो हमने बेसिकली एक बेसिक लॉगिन पेज बना लिया है। अब लॉगिन पेज हमारा जो है, पहले तो सिर्फ एक पासवर्ड और एक यूज़र नेम को चेक कर सकता था। अब मैं यहाँ पे जितने यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करूँगा वो उसमें उसको चेक कर सकता है। आप जो डेटाबेस समझते हैं ना और कहते हैं, वो बेसिकली यही चीज़ होती है। सही है। आपने नोट किया कि मैं यहाँ से डेटा चेक करवा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है। आपने ये बात देखी कि मेरा जो फंक्शन है, जब भी कोई रिक्वेस्ट उसके पास आती है तो वो क्या करता है, वो इस एरे के पास जाता है और चेक करता है कि क्या ये यूज़र नेम पासवर्ड यहाँ पर हैं। अगर हैं तो वो आगे क्या रिटर्न कर देता है, साइन इन सक्सेसफुली। अगर नहीं है तो वो क्या कह देता है, इनकरेक्ट पासवर्ड या यूज़र नॉट फाउंड। बात समझ आई। तो ये किसके थ्रू हो रहा है ये। अभी इसमें एक चीज़ की कमी है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं कर सकता हूँ कि मैं पुश करा सकता हूँ ना। मैं एक साइनअप का पेज बना सकता हूँ, उसमें मैं सिंपल यूज़र्स डॉट पुश लगा दूंगा। लेकिन वो एक परमानेंट हल नहीं है, क्योंकि अभी हम उस पर मेहनत कर लें बाद में, क्योंकि जैसे ही वो सर्वर रिस्टार्ट होगा ना तो उसके बाद डेटा लॉस हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप, क्योंकि वो परमानेंट नहीं है। परमानेंट के लिए मुझे जेसन फाइल या तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी या फिर मुझे डेटाबेस इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब ये दो इसके हल हो सकते थे। आप इसको भले पुश करके ट्राई कर लीजिएगा। आप पहले पुश करें, फिर उसी यूज़र को आप टेस्ट करें कि आपके पास वो यूज़र है। बल्कि एक काम करते हैं यार, इसमें ज़्यादा वैसे टाइम लगेगा नहीं, इस पर चेक ही कर लेते हैं। ऐप डॉट पोस्ट था हमारा, पहले में हम क्या देते थे, सही है, राउट देंगे। तो मैं राउट बना रहा हूँ साइन अप, सही है। अब हम एक कॉल बैक फंक्शन देंगे और ये कॉल बैक फंक्शन मुझे क्या क्या पास करता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या चीज़ रिसीव होगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि ये कौन सी रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो ये साइन अप होगी। आइडियली आप पहले क्या करते हो, आप पहले चेक करते हो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। पहले आप सिंपली ये कंडीशन लगा दो, एल्स रेस डॉट जेसन, और आप यहाँ पे मैसेज टाइप करते हो, बल्कि यहाँ पे स्टेटस भी भेज देते हैं। स्टेटस में भेजता हूँ 404 कि मेरा नमलॉक बंद है, और मैसेज में मैं बोलता हूँ प्लीज़ सेंड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है। ये चीज़ किसी को समझ आई मैंने क्या किया है। ये सिंपल मैंने इस जेसन के अंदर ये ऑब्जेक्ट पास किया है, हाँ, जो आपको भेजना है। रेस्ट डॉट सेंड भी यही करता था और रेस्ट डॉट जेसन भी यही करता है। सही। अगर ये पास हो जाता है, अगर ये पास हो जाता है तो हम कहते हैं यूज़र्स, जो हमारी वो मेन एरे है, याद है ये रही, हम कहते हैं कि भाई इसके अंदर पुश कर दो, क्या पुश करो, एक ऑब्जेक्ट पुश करो। उस ऑब्जेक्ट में एक तो यूज़र नेम की प्रॉपर्टी है जो कि कहाँ से आएगी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना केयरफुल रहना पड़ेगा, यूज़र नेम, और दूसरा उसको क्या मिलेगा, पासवर्ड। और पासवर्ड भी कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। जब ये ऑपरेशन सक्सेसफुली हो जाए तो हम भेजेंगे रेस डॉट स्टेटस, स्टेटस हुआ 200 डॉट जेसन, और जेसन में हम फिर से भेज देते हैं मैसेज यूज़र एडेड।
या आपको ज़्यादा शशका करना है तो ये कर लें, यूज़र रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम एडिड। बात समझ आई? बस उसका नाम आ जाएगा भाई, ये वाला यूज़र ऐड हो गया है। ठीक है, तो हमने एक साइनअप का दोबारा से राउट बना लिया है। बहुत सिंपल राउट है, बकवास राउट है वैसे तो मेरी नज़र में। इसको हम साइन अप है, मैंने इसको साइन अप बना लिया है। अब मैं कहता हूँ 3, यहाँ भी क्या है 3 नहीं है, 2 है, सही है। अब हम इसको सेंड करते हैं तो क्या कह रहा है, यूज़र अखलाक 3 एडिड। अब यूज़र 3 अखलाक 3 एडिड है, तो अब इसको हम साइन इन कराने की कोशिश करते हैं। सही है, सेम सब कुछ है, बस मैंने राउट बदल दिया है क्योंकि मुझे पता है ये वाला राउट कहाँ जाएगा, साइन अप की लॉगिन की तरफ जाएगा। तो मैंने इक्वल किया तो साइन इन सक्सेसफुली। अब आपका साइन अप भी बन गया, लॉगिन भी बन गया, लेकिन इसमें चेक भी है। चेक क्या है, अब इसको मैंने मिटा दिया और यहाँ पे कुछ भी दे दिया। अब मैंने सेंड किया, सॉरी ये वो है यूज़र नॉट फाउंड, साइन अप, ये हमारा साइन अप का वो था, यूआरएल था। अब मैंने कहा सेंड, तो क्या कह रहा है, प्लीज़ सेंड यूज़र नेम और पासवर्ड। देख रहे हैं, ना सिर्फ साइन अप आपका राउट है, थोड़ा इंटेलिजेंट भी है। वो पहले दोनों चीज़ें वेरीफाई करता है। अगर मैं वो कंडीशन ना लगाता तो आप समझ रहे हैं क्या होता, वो खाली यूज़र नेम और सिर्फ उसका पासवर्ड सेव कर देता, एंड वाली। इसमें एक और चीज़ मसला है। क्या एक और चीज़ का मसला है इसमें, आप देखें कि मैंने क्या चीज़ सेव की थी, अखलाक 3 और 3। ठीक है, मैं पासवर्ड लिखता हूँ 4 और यूज़र नेम क्या दे रहा हूँ, अखलाक 3। क्या सेव, टेम्प्रेरी सेव हो रहा है ना, वही मैं कह रहा था कि उसके लिए आप जेसन वाला मेथड यूज़ करें तो वो परमानेंट हो जाएगा, या आप कोई डेटाबेस यूज़ कर लें। अभी जस्ट हम लोग देख रहे हैं कि बनता कैसे। अब मैं इसको साइन इन सेंड को क्लिक करता हूँ, इसने फिर क्या कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक दफ़ा अगर यूज़र नेम आपका यूज़ हो चुका है तो वो यूज़ हो चुका है। बात समझ रहे हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग का मैसेज आना चाहिए था। लेकिन अब इससे मसला क्या हुआ, अब हम इसको लॉगिन कराने जाते हैं। अभी ये ऐड किया है ना हमने, अभी ऐड किया है, तो वो क्या कह रहा है, क्यों, क्योंकि ये पहले वाले यूज़र की तरफ जा रहा है जिसका पासवर्ड में यहाँ पे क्या आता है 3। उसने दूसरे वाले को उठाया ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो डेटाबेस क्वेरी लगी हुई है वो लगी हुई है फर्स्ट या फाइंड वन। तो फाइंड वन हमेशा पहले वाले को निकाल के लाती है, दूसरे वाले को देखती ही नहीं है वो। ये हमारी डेटाबेस क्वेरी सिस्टम है, लेकिन हमने यहाँ पे सिंपली एरे को 0 दे दिया था, तो वो एक तरह से वो क्वेरी बन गई। अब इसका सिंपल हल कैसे हो सकता है, जहाँ हमने साइन अप ये बनाया था, तो इस कंडीशन के नीचे आप क्या लगा सकते थे, क्या चीज़ भाई, ये देखो, ये चीज़ है, एक मिनट, ये यूज़र्स है। मैं कहता हूँ यूज़र्स डॉट पुश अखलाक 1, तो ये पुश हो गया। हम चेक करते हैं, अखलाक 1 आ गया। तो हमने बेसिकली एक यूज़र पुश किया, हमने एक नया यूज़र ऐड किया। अब आइडियली क्या होना चाहिए कि अखलाक 2 ऐड होना चाहिए, एक नया यूज़र ऐड होना चाहिए। तो एक पहला यूज़र और दूसरा यूज़र। इस वक्त मसला क्या हुआ, एक कोई यूज़र आया, अब उसका नाम भी अखलाक 2 था। उसने बोला मैं तो अपना ही नाम इस्तेमाल करूँगा, उसने आगे एंटर मार दिया, तो हमारी एरे में 2 यूज़र नेम एक जैसे सेव हो गए, क्योंकि पुश तो सेव कर देता है, पुश नहीं देखता कि वो पहले से है नहीं है, उसका वो ताल्लुक ही नहीं है। वो पुश बोलता है कि भाई जो भी आप मुझे डेटा दोगे मैं एरे के एंड में डाल दूंगा, पहले से ना। आप खुद नोट करेंगे जब आप कहीं पे साइन अप करते हैं और आप यूज़र नेम पहले से यूज्ड होता है तो नीचे एरर आ जाता है, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, रेड कलर की 9 लिखी आती है। हाँ, डोमेन लेने में आता है।
हाँ सजेशन भी देता है कि ये यूज़ कर लो, वो यूज़ कर लो ताकि वो चेंज हो जाए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी मसला हमारा जो है ना, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली पुश कर रहे हैं। कहाँ बनाया मैंने वो, ये रहा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली यूजर्स डॉट पुश। तो जो भी यूज़र नेम जो भी पासवर्ड आएगा वो सिंपली पुश कर देगा, वो तो कोई चेक नहीं कर रहा। तो इसका हल ये बन सकता था कि सिंपल ये वाली टेक्निक आप दोबारा कॉपी करें। कहाँ पे, इस पुश करने से पहले, ठीक है। सेम चीज़ है। अब सिर्फ फ़र्क क्या आएगा, जब आप यहाँ पे इफ़ लगाएंगे, बल्कि ऊपर वाले ले आते हैं, काम बच जाएगा हमारा। इसी पूरे को उठा लेते हैं। नहीं नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली कंडीशन, सॉरी। तो ऊपर हमने ये कंडीशन ट्राई की थी, याद है। अभी मैं बोलता हूँ कि ग्रेटर देन नहीं, बल्कि किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल इक्वल टू। जब ये इक्वल इक्वल टू हो तो ये वाली कंडीशन आप ट्रू कर दो, और ये जो डेटा है ये ऑपरेशन कर दो, मतलब डेटा ऐड कर दो, यूज़र ऐड कर दो। अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं है, तो ज़ीरो के बराबर ना होने का मतलब है कि इसी नाम का पहले एक यूज़र अवेलेबल है। तो आप एल्स में क्या भेज दो, ये वाला छापो, एरर वाला। अभी जितनी जल्दी में मेरी स्क्रीन आगे से ये हो रही है ना, आपको पता ही नहीं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, सही है। अब हम पीछे जाते हैं जरा। अब हम इसको, ये हमें पता है कि पहले से ऐड है। ये क्या चक्कर है, नहीं वीडियो में इशू नहीं होगा क्योंकि वो सीपीयू चल रहा है ना। नहीं यहाँ भी आ रहा है, मैं यहाँ से देख रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि बहुत बंद हो रहा है, बहुत बंद हो रहा है। चलें यहाँ पे तो बच जाते हैं दोबारा। अब देखें हमने क्या किया, हमने सिंपल, मैंने कोई चीज़ नहीं बदली, मैं साइन अप करवा रहा हूँ, फिर से साइन अप करवा रहा हूँ। किसको, ये यूज़र हमने पहले भी बनाया था। अब जब मैंने अखलाक 3 को किया तो उसने क्या एरर दिया, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आपका इस वक्त एक तरह से फुल फ्लैज लॉगिन सिस्टम बन चुका है। इसमें सिर्फ अब एक चीज़ की कमी रह गई है कि इस पर क्या लगा दिया जाए, डेटाबेस। अगर आप इस पर डेटाबेस लगा देते हो तो डेटाबेस लगाने का मतलब है कि आपने एक टोटल, एक समझ लें कि ईमेल ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना लिया है। इतना आसान है, एक्सप्रेस बहुत इजी है। क्या चीज़, अच्छा यूज़र नेम चेंज करें, इसको 4 किया, इसको 4 किया, सेंड किया तो यूज़र 4 एडेड, इसको दोबारा से ऐड कराया तो यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब हम दोबारा से अगर 5 करेंगे तो ऐड कर लेगा, लेकिन अगर दोबारा आप करोगे तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही है, एक बेहतरीन किस्म का आपका API तैयार। कंडीशन तो बहुत इजी है इसके अंदर, इंक्लूड होता रहता है, लेकिन आप उसको डेटाबेस को क्या भेज रहे हो, ये डेटाबेस ये चीज़ चेक नहीं करता।
कि वो इक्वल है या नहीं है या पहले से एग्जिस्ट करता है। हाँ, माई एसक्यूएल जो है वो एसक्यूएल डेटाबेसेस जो है वो चीज़ को चेक करते हैं, वो भी कंडीशन होती है। नहीं, हम लोग काम करेंगे मोंगोडीबी पे, आज वही टॉपिक है बेसिकली। हिरुकू तो वो है ना, डिप्लॉयमेंट है, उसको तो अब आखिरी में देख लेंगे। लेकिन हिरुकू जा रहा है, मैं कोई देख लूँगा कोई और हो, डिप्लॉय करेंगे, जाहिर सी बात है हिरुकू एंड में आएगा। क्या चीज़? नहीं नहीं, क्या हुआ? नहीं नहीं भाई, देखें अब अभी प्रॉब्लम क्या है, जो मैं देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ कि आप लोगों को जहाँ पे ना आपके ट्यूबलाइट बंद हो रही है ना, अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी आपको ये समझ आ गई है कि ऐप डॉट गेट से क्या होता है, ऐप डॉट पोस्ट से क्या होता है। ऐप डॉट गेट से गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है, पोस्ट से पोस्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होती है। गेट में आप लोगों ने ये चीज़ देखी थी कि पैरामीटर्स कैसे आते हैं, गेट में आपने ये चीज़ देखी थी क्वेरी पैरामीटर कैसे आता है, ये दो चीज़ें देख ली थी। उसके बाद आपने मिडिलवेयर का इस्तेमाल भी किया था। मिडिलवेयर के इस्तेमाल में हमने क्या किया था कि हम लोग कुछ ना कुछ उसमें कोई कंसोल करवा रहे थे, कोई फनकारी कर रहे थे, मतलब देख लिया था मिडिलवेयर बीच में चलती है। उसके बाद हमने एक ख़ास मिडिलवेयर यूज़ की थी एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक के नाम से, जो क्या करती थी, हमारी स्टैटिक फाइल्स को सर्व करती थी। तो अभी भी इसमें आई थिंक स्टैटिक लगी हुई है, इस पर स्टैटिक नहीं है। तो इसमें अभी स्टैटिक नहीं है, तो आप इसमें कोई भी चीज़ यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यूआरएल से उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो वो आपको नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि जब तक आप उसको कहते नहीं हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तब तक वो आपको नहीं देता। मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं पब्लिक का फोल्डर बनाऊँ और मैं यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर में जाऊँ, हाँ बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया यार। तो नहीं नहीं, हम किसी ना किसी का उठा के लाएंगे कुछ। यहाँ पे कुछ है, हाँ ये कुछ है, हाँ बेहतरीन हो गया। अब हम पब्लिक में गए, प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, मैंने कहा सिर्फ यार प्रॉफिट। ये कौन सी फाइल है? मैंने आपको बताया था कि भाई इसमें जो एक्सटेंशन है ना, ये ज़रूरी होता है। इसको देखने के लिए आप एक सिंपल काम कर सकते हैं, यहाँ पे फाइल नेम एक्सटेंशन को क्लिक करेंगे तो अब वो क्या बता रहा है, प्रॉफिट डॉट PNG। ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। अभी आप जाएंगे, आपका लोकल होस्ट किस पे चल रहा है? 5000 पे। अच्छा, ये आपने नोट किया, इसने क्या बोला, हेलो आई एम सर्वर रिस्पेक्ट मी। तो ये कहाँ से आया? तो ये क्यों चला, ये क्यों नहीं चला? नहीं, क्वेश्चन मेरा ये है, चलें ठीक है, उन्होंने बोला कि भाई पहले ये आ रहा है तो इसको पकड़ रहा है, तो चलो मैं इसको सबसे लास्ट में लगा देता हूँ। आपकी मुश्किलात बढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आता है। मैंने सबसे लास्ट में कर दिया। एक मिनट, अब आपको पता है मेरा वो चल रहा है, नोटबाउंड चल रहा है, सर्वर स्टार्ट हो चुका होगा, तो मैंने फिर भी वही दे रहा है। ये जवाब है। आपका जो ब्राउज़र है वो पोस्ट रिक्वेस्ट कर ही नहीं सकता। आपका ब्राउज़र कौन सी हमेशा मेथड भेजता है, गेट, और आपने गेट के लिए अलग बनाया हुआ है, ये पोस्ट है और ये क्या है। आपने जब बोला है कि इंडेक्स राउट, जब गेट पे आए तो क्या भेज दो, हेलो आई एम सर्वर। लेकिन अगर वो पोस्ट आए तो क्या भेज दो, ये। अभी उसने क्यों बोला, आपने देखा, हालांकि मैंने ऐड करवाया था, ये आप नोट किया ये क्यों हुआ, इसने यूज़र नॉट फाउंड क्यों बोला? टेम्पररी सेव था, मैंने सर्वर में चेंज मारी, सर्वर रीस्टार्ट हुआ, उसने सारे वेरिएबल्स उड़ा दिए। अब वो बाय डिफ़ॉल्ट चला गया, जो कि बस 2 वेरिएबल्स उसमें, 2 मतलब यूज़र्स पड़े हुए हैं, अब वो वही देगा। क्या चीज़? जेसन फाइल में शो कराता है, कौन सा वाला? नहीं नहीं,
एक मिनट इसको आते हैं पहले ये कर ले, वो भूल जाएंगे सारे, वो देखिए ना बीच में वो इधर चले जाते, भाई इधर ही रहो इधर ही रहो इधर ही रहो, भूल जाओगे सारी चीज़। ये बात समझ आई कि यहाँ से गेट जा रहा है तो आपका हमेशा कौन सा राउट चलेगा, गेट का राउट चलेगा। अच्छा, इसकी चेनिंग भी होती है। चेनिंग का मतलब है कि आप सोच रहे होंगे पहले ये तो समझ लें बाद में चेनिंग सीखेंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि वो तभी मैं उसको करवा नहीं रहा हूँ क्योंकि वो खामा कॉम्प्लिकेट करने वाली बात है, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है। अब यहाँ पे आपने सेम राउट के लिए लेकिन मेथड कौन सा यूज़ किया है, और यहाँ पर सेम राउट है लेकिन मेथड कौन सा यूज़ किया है, पोस्ट। तो एक्सप्रेस में एक मेथड है जिसमें आप ये दोनों जो राउट्स है ना, यानी कि दोनों मेथड्स के राउट है, वो एक ही फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि जब भी इस पे आए, इंडेक्स राउट पे आए और गेट रिक्वेस्ट आए तो ये वाला फंक्शन, अगर इस राउट पे आए और पोस्ट रिक्वेस्ट आए तो ये वाला फंक्शन। एक्सप्रेस में उसका मेथड है कि एक ही फंक्शन के अंदर दोनों चीज़ें गेट भी और पोस्ट भी बन जाती हैं, तो उसको हम कहते हैं चेनिंग। सही है, गेट पोस्ट चेनिंग उसको कहते हैं, लेकिन उस चेनिंग का मकसद ये नहीं है कि अभी आप उसको सीखें। ये जो न्यू अभी एक्सप्रेस का अपडेट आया ये उसमें आया, पहले होता भी नहीं था। तो अगर आप इसको अलग अलग लिखें मेरी तरह, आपकी मर्ज़ी है, कोई आपको कहेगा नहीं कि आपने गलत किया है, ठीक है। लेकिन अगर आपको आगे चल के कभी देखना होगा यार ये मैं अलग अलग नहीं बनाना चाह रहा, मैं एक दोनों को साथ बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि दोनों का राउट क्या है, सेम है, तो आप इसको रिसर्च कर सकते हैं कि चेनिंग कैसे होती है। लेकिन ये बहुत इजी चीज़ है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब हम आते हैं अब एक काम करते हैं, गूगल पे आते हैं। गूगल पे हम लिखते हैं एक्सप्रेस मोंगोडीबी क्रूड, कोई भी, हाँ स्टार्ट हो रही है, कोई भी डेटाबेस है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी डेटाबेस आपको पढ़ना है, सीखना है, कुछ भी करना है ना, तो उस डेटाबेस का सबसे पहले नाम लिखो और उसके आगे क्या लिख दो, क्रूड। क्रूड का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। किसी भी डेटाबेस को समझने का, पढ़ने का सबसे आसान तरीका है उसके आगे क्रूड लिख दो। जब आप क्रूड लिखोगे ना तो वैसे आपको 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, 2.5 घंटे की वीडियोस आएंगी। तो जब आप क्रूड ऑपरेशंस लिखोगे तो उसके बाद यहाँ पर आप जब सर्च आउट करेंगे तो आपको कोई ना कोई वीडियो ऐसी दिखेगी जो छोटी सी शॉर्ट होगी, ये 15 मिनट, ये 5 मिनट, सही। तो आप इनको सर्च करें, जो शॉर्ट वीडियोस हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं वो क्रूड ऑपरेशंस आपको सिखाते हैं। क्रूड में ये होता है कि भैया आपको दिखा देते हैं कि क्रिएट कैसे करना है, रीड कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है। किसी भी आपको डेटाबेस को इस्तेमाल करने के लिए ये 4 ऑपरेशंस आना लाजमी है। अगर आपको किसी भी डेटाबेस के 4 ऑपरेशंस आते हैं, आप बोल देंगे मुझे आता है। आपसे कोई पूछे भाई आपको मोंगोडीबी आता है, आप सोचेंगे मुझे क्रूड ऑपरेशन आता है, हाँ आता है, हो गया। बात समझ रहे हैं? तो क्रूड ऑपरेशन सीखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरा जो तरीका है, मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ कि मैं जब कोई डेटाबेस सीखने जाता हूँ तो मैं कैसे सीखता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि भाई हम जिस लैंग्वेज में लिख रहे हैं उसका नाम, उसके बाद डेटाबेस है उसका नाम, और फाइनली क्रूड। जब आप ये लिखेंगे तो वीडियोस को के पास जाने से पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले कोई आर्टिकल सर्च कर लेता हूँ, सही है। जो आपको, कुछ बच्चों को कोई आर्टिकल अच्छा लगता है, कुछ बच्चों को कुछ अच्छा लगता है, वो आप उसको देख लीजिएगा, लेकिन मैं बताता हूँ कि भाई मैं कौन सी चीज़ सबसे पहले देखता हूँ। अब ये मुझे आर्टिकल काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसकी वजह क्यों है कि इसने जो कोड वाले जो स्निपेट्स हैं ना उसको ब्लैक करके हाईलाइट किया हुआ है, तो दूर से ही पता लग रहा है ये कोड है हमारा। अब ये शुरू से आपको एक्सप्रेस से करना सिखा रहा है। एक्सप्रेस तो आपको बनानी आती है, ये सब आपको आता है। अब यहाँ से वो किसकी शुरुआत कर रहा है, क्रूड, लेकिन क्रूड का कौन सा, रीड, उसने आर पहले उठाया। ये लॉजिकल है। किसी भी डेटाबेस का सबसे आसान ऑपरेशन कौन सा होता है, रीड। सबसे आसान ऑपरेशन किसी भी वेबसाइट, किसी भी डेटाबेस का रीड होता है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने यूज़र्स बनाया था, तो यूज़र्स को रीड करना बहुत आसान था, सही है। उससे मैंने कोई भी वेरिएबल निकाला, मैंने यूज़ कर लिया, चेक कर लिया, वो बहुत आसान था। उसमें पुश कराने के लिए हमें थोड़ी फनकारी करनी पड़ी, वो रीड में आ रहा था। अब यहाँ पे वो कौन सा एंड पॉइंट बना रहा है, गेट बना रहा है। लेकिन अभी थोड़ा नीचे आते हैं, वो अभी ये, क्योंकि ये सारा काम तो आपने सीख लिया है, वो आपको दोबारा करना सिखा रहा है कि ये हमें नहीं चाहिए। ये सेंड फाइल, इस फंक्शन को अच्छा चेक कर लीजिएगा। आपने कभी नोट किया है किसी बटन पे आप डाउनलोड नाउ को क्लिक करते हैं तो आपके फाइल डाउनलोड हो जाती है? ये चीज़ देखिए, कोई मतलब कोई भी चीज़ हो, डाउनलोड हो, वीडियो हो, सॉफ्टवेयर हो, बटन बना हुआ होता है,
पीडीएफ जैसे होता है तो लिखा हुआ था डाउनलोड नाउ या डाउनलोड पीडीएफ, तो आप उस बटन को क्लिक करते हैं तो आपके पास वो ऑटोमेटिक डाउनलोड स्टार्ट हो जाता है। वो बेसिकली एक्सप्रेस के अंदर इस सेंड फाइल के थ्रू होता है। खुद ही डाउनलोड, ये वही वाला तरीका है सेंड फाइल। ये बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला लगा हुआ है इसमें, सेंड फाइल। ये आ गया तो मैंने बता दिया, वरना इतना कोई ये ज़रूरी नहीं था। अच्छा ये क्या बना रहे, ये करवाया था मैंने ओवरव्यू दिया था। EJS का मैंने बताया था कि व्यू इंजन EJS है, लेकिन अभी आप इसको छोड़ दें क्योंकि हम लोग APIs पढ़ रहे हैं, REST APIs पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि आपका फ्रंट एंड आप किस में लिखते हैं। अच्छा जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ये EJS वाली डिलीट हुई थी या ये अभी है? EJS डिलीट हुई थी, अरे यार। अच्छा अब इसमें देखिए उसने नोडमॉन इंस्टॉल किया, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। पेरेंट्स इसी में है। एक दफ़ा क्या करेंगे कि ये थोड़ा बहुत ये जो चंक्स है ना ये ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम एक दोबारा से वीडियो बना लेंगे, एक क्लास कर लेंगे 2 घंटे की, उस पर शुरू से आखिर तक दोबारा ले जाएंगे, मिडिल वेयर्स EJS सब कुछ। सही है। तो खैर एक दफ़ा, क्योंकि अभी मुझे हर पॉइंट पे ना टाइम लगाना पड़ रहा है, एक दफ़ा आप लोग थोड़ा पक्के हो जाओगे ना इस पर, फिर आप यूँ कर लेंगे मेकअप क्लास की तरह, मतलब ये नॉर्मल क्लास ही होगी, बस उसमें हम आके रिवाइज कर लेंगे। ठीक है। ये नोडमॉन, अब ये क्या कह रहे, क्रिएट, लेकिन अभी इसने वो तो मेन चीज़ बताई नहीं है मेरे ख्याल से। यहाँ पे आए, ये बॉडी पार्सर दे रहा है, अब आ गया वो किस पे, MongoDB पे। तो सबसे वो क्या इंस्टॉल करवा रहा है, MongoDB। अच्छा अब इसके कुछ तरीके हैं, पहले अब मसला ये कि समझाना पड़ेगा हो क्या है। देखिए डेटाबेस जो है, आवाज़ थोड़ी सी नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ पहले आपको पता होना चाहिए डेटाबेस है क्या, सही है। और डेटाबेस क्यों ज़रूरी है, आपके पास हार्ड ड्राइव है, आप उसके अंदर आपको फाइल वगैरह सेव करते हैं, सब नहीं होता है, सही है। जो डेटाबेस है वो भी एक तरह की हार्ड ड्राइव है, लेकिन वो कहाँ पड़ी हुई होती है, सर्वर पर पड़ी हुई होती है। पहला उसका क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी, डेटाबेस जस्ट एक हार्ड ड्राइव नहीं होती, आपके कंप्यूटर की तरफ जस्ट एक हार्ड ड्राइव नहीं होती, उसके ऊपर एक प्रोग्रामिंग लेयर भी होती है जिसे हम ORM कहते हैं। ORM का फुल फॉर्म है वैसे ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, सही है। वो ORM लेयर क्या करती है, वो कहती है भाई आपको क्या करना है। जिस तरीके से आपकी जो हार्ड डिस्क है, आपने नोट किया फाइल एक्सप्लोरर, आपको पता है कि एक पूरा अलग प्रोग्राम है, आपने कभी ये महसूस नहीं किया होगा। ये जो चीज़ है ना विंडोज़ में, इसको हम कहते हैं फाइल एक्सप्लोरर। ये फाइल एक्सप्लोरर एक पूरा सिस्टम है, एक पूरा सॉफ्टवेयर है। आपने कभी, हमेशा आप इसको इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपने इसको नज़रअंदाज किया हुआ है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। उसकी वजह क्या है कि आपके जो हार्ड ड्राइव है उसके अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, उन चीज़ों को ये ग्राफिकली आपको दिखाता है कि आपकी वो हार्ड ड्राइव के अंदर 2 पार्टीशन हैं, एक C पार्टीशन है और एक D पार्टीशन है। जब आप D पे क्लिक करते हैं तो वो आपको बताता है कि भाई इस D पार्टीशन के अंदर ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, मौजूद हैं। अब आप उसमें से किसी भी फाइल को डबल क्लिक करते हैं तो वो आपकी चल जाती है, सॉफ्टवेयर भी चल जाते हैं, सब कुछ जाता है, लेकिन ये सारा काम कर कौन रहा है, फाइल आपका फाइल मैनेजर। वरना अगर आपको मैं दिखाऊं कि ये नॉर्मली कैसे होता था कि आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट होता था, सही है, आप इसमें कमांड्स यूज़ करते थे। आपने डर की कमांड यूज़ की, इसने बताया अच्छा हमारे पास ये पड़ा हुआ है, आपने कहा कि MK डर हेलो, अब आपने कहा डर, तो आपके पास कौन सी डायरेक्टरी बन गई, हेलो। लेकिन आप फाइल एक्सप्लोरर में कैसे करते हो, न्यू पे जाते हो और एक नया फोल्डर बना देते हो। तो ये सारा काम कौन कर रहा है, आपका फाइल एक्सप्लोरर। तो ये जो फाइल एक्सप्लोरर है ये आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको फाइल बनाना, फाइल को रीड करना, फाइल को चेंज करना, सही, और फाइल को डिलीट करने में मुआवनत करता है, हेल्प आउट करता है। तो ये क्रूड ऑपरेशन हो गया। तो यही क्रूड ऑपरेशन जो आपका डेटाबेस होता है उसके ऊपर भी प्रोग्रामिंग लेयर होती है। वो प्रोग्रामिंग लेयर आपको हेल्प करती है कि आप उस डेटाबेस से बात कर सकते हैं। आप उस डेटाबेस को बोलते हैं भाई ये मेरा जैसे यूज़र नेम है, पासवर्ड है, इसको सेव करो, तो आप वो बेसिकली किसको देते हैं, वो आपको डेटाबेस की प्रोग्रामिंग लेयर को देते हैं।
इस प्रोग्रामिंग लेयर को हम नॉर्मली ORM कहते हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। वैसे ORM में आपको अभी बता रहा हूँ कि वो सिंपल उसकी लेयर है, ये मैं आपको थोड़ा आसान भी बता रहा हूँ। एक्चुअल में इससे थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक्चुअल में जो आपकी जो डेटाबेस होता है उसका अपना एक ड्राइवर कहलाता है, तो DB ड्राइवर हम उसे कहते हैं। वो DB ड्राइवर जो होता है वो मशीन लैंग्वेज में होता है, वो थोड़ा लो लेवल लैंग्वेज में आता है। उसके ऊपर जो हायर लेवल कोड होता है उसको हम ORM कहते हैं। वो थोड़ा एक टेक्निकलिटी है, तो आप उसको भूल जाए। आप बस सच में ORM क्या है कि एक लेयर है, एक प्रोग्रामिंग लेयर है जो आपको हेल्प आउट करती है आपके डेटाबेस में रीड करने में, राइट करने में, अपडेट करने में और डिलीट करने में। अब कुछ डेटाबेसेस ऐसे भी हैं, बल्कि बहुत सारी डेटाबेसेस ऐसी हैं जो उनका रीड वाला काम होता है ना, वो आसान नहीं होता। रीड में उधर बहुत कुछ आ होता है। कैसे कि अब जैसे कि आपने देखा मैंने फिल्टर की कमांड यूज़ की, फिल्टर की कमांड यूज़ करके मैंने बोला ये वाला यूज़र नेम ला कर दो। अब यही वाला काम जो है बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डेटाबेसेस करते हैं। अब जैसे कि मेरा एक आपको मैं एग्जांपल दूँ अपना, हम लोग फैक्ट्री एटलीस्ट फैक्ट्री के जो काम कर रहे हैं, अब उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि उनके डेटाबेसेस में आपका डेट टाइम सही है और कितनी मशीनें कटी और कितनी प्रोडक्ट्स बने, ये पूरा हर वक्त सेव हो रहा होता है। सही। अब वो मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे कह रहे थे कि एक समरी का पेज चाहिए हमें, जिसमें स्टार्ट का हमें टाइम हम दें और स्टार्ट की डेट दें, हम उसे आखिरी डेट दें और हम क्लिक करें सर्च को, तो हमें ये पता चल जाए कि हर मशीन ने इस पूरे टाइम पीरियड के बीच में कितनी प्लेटें काटी या कितना प्रोडक्ट बनाया। बात समझ लो। और मुझे उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, मुझे प्रॉब्लम ये है कि डेटाबेस से मुझे उस डेट रेंज में से सबसे पहले तो डेटा खींच के लाना है, उसके बाद मुझे हर डे का डेटा प्लस करना है। सही, इस दिन में इतना कटा, इस दिन में इतना कटा, इस दिन में इतना कटा। अब उनको मुझे और फिल्टर आउट करना है कि कौन सी मशीन ने कितना काटा। ये तो पता चल गया कि भाई 6 मशीनों ने टोटल इतना काटा, लेकिन ये भी पता करना है कि 6 मशीनों ने अलग अलग कितना काटा। फिर उसके बाद हर प्रोडक्ट कितना कटा, क्योंकि उनके पास मल्टीपल प्रोडक्ट है। आपने देखा कि बैटरीज अलग अलग होती हैं, अलग अलग साइजेस की होती हैं, तो उनका वो प्रोडक्ट का नाम वो अपना टेक्निकल लिखते हैं, PK85+, PK85 नेगेटिव, इस तरीके से उनके प्रोडक्ट के नाम। तो वो मुझे कह रहे थे कि भाई मुझे ये भी पता करना है कि इस डेट रेंज में वो प्रोडक्ट कितने कटे। फिर उनके पास उन्होंने मुझे बोला कि भाई 3 शिफ्टें जो ये प्रोडक्ट बनाती हैं, पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, हाँ तो पहली शिफ्ट, दूसरी शिफ्ट, तीसरी शिफ्ट। तो अब वो कह रहे थे कि ये सारा डेटा इन 3 शिफ्टों में भी अलग अलग चाहिए। अब उसके बाद उनकी अभी रिसेंटली नई आई है रिक्वायरमेंट आई है कि उनके जो ऑपरेटर्स काम करते हैं ना, तो कहते हैं हम डैशबोर्ड में हम चाहते हैं कि जाके ना हम नाम लगाएंगे इस वक्त कौन सा ऑपरेटर काम कर रहा है। अब उनके GM ने मुझे मैसेज किया है कि मुझे ये भी देखना है कि इस डेट रेंज के बीच में इस ऑपरेटर ने कितनी प्रोडक्ट्स काटी और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स काटी। वो तो बॉस का होता है। अब ये सारा जो काम है ये बेसिकली प्रोग्रामिंग का ज़्यादा से ताल्लुक था ही। इन सारी चीज़ों से किसका ताल्लुक था, डेटाबेस। तो मैं डेटाबेस को कैसे कहूँ कि मुझे ये वाला डेटा ला के दूँ, अभी फॉरमैन का ला के दूँ, अभी शिफ्टों का ला के दूँ, अभी प्लेट्स का ला के दूँ, तो वो सारा काम किसका है, डेटाबेस। तो डेटाबेस वैसे सुनने में बड़ा आसान है, लेकिन डेटाबेस मैनेजमेंट की पूरी फील्ड है। आपको पूरे फ्रीलांसर्स मिलेंगे जो कमाते ही किस चीज़ पर है, डेटाबेस मैनेजर बस। अब डेटाबेस मैनेजमेंट में बहुत कुछ आता है। सबसे पहले आता है ETL पाइपलाइन, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लॉग। ये एक ETL पाइपलाइन कहलाती है जिसमें डेटा निकाला जाता है, उसको किसी तरीके से कन्वर्ट किया जाता है और दोबारा से डेटाबेस में लोड कर दिया जाता है। ETL पाइपलाइन एक बहुत अच्छी फील्ड है, वो भी उससे पूरे का पूरा एक इंजीनियर होता है उसमें। एक आपका होता है डेटाबेस आर्किटेक्चर डिज़ाइन, या डेटाबेस डिज़ाइनर जिसे हम कहते हैं। तो डेटाबेस डिज़ाइनर क्या करता है, उसके पास एक सॉफ्टवेयर होता है, मैं उसका नाम भूल गया, उसमें डायग्राम होती है, उस डायग्राम में बहुत अच्छा नाम है, ER डायग्राम। तो ER डायग्राम क्या करती है, एंटिटी रिलेशनल डायग्राम से। ER डायग्राम में एक टेबल बनता है, एक ग्राफ, जैसे नहीं आपका फोटोशॉप है, जो आपको फोटोशॉप है ना उसमें छोटा सा एक टेबल फर्स्ट टाइम बनता है, फिर हम उस टेबल के साथ दूसरा टेबल बनाते हैं, तीसरा टेबल बनाते हैं। हम बोलते हैं कि भाई जैसे कि भाई ये मैं यूज़र हूँ, मेरे यूज़र के 10 दोस्त हैं, तो पहला टेबल में पहले मेरा नाम होगा। हाँ उसको दिखा देंगे, लेकिन अभी मेन है कि वो कौन सा है। ER डायग्राम में क्या होता है कि आपका ये यूज़र है, इस यूज़र के कितने दोस्त हैं, 10। अब मुझे ये भी सेव करना है कि ये मेरा यूज़र है, मुझे ये भी सेव करना है कि इस यूज़र के 10 दोस्त। ये सारा क्या है, डेटाबेस।
अब डेटा बेसिस के दो किस्म जो दुनिया में यूज होते हैं। पहली किस्म है एसक्यूएल जो सबसे पुरानी और सबसे वर्सेटाइल अब तक चल रही है, सही है। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि वो थोड़ी डिफिकल्ट है, सही है, थोड़ी डिफिकल्ट है। उसमें फॉरेन कीज कॉन्सेप्ट हैं, फलाना ढिमकाना ये वो आपको थोड़ा रुलाती है, लेकिन इवेंचुअली वो आपको आ जाएगी अगर आपको दूसरी लैंग्वेजेस आती हैं और दूसरी वोकेबलरीज आती हैं। आजकल के दौर में जो मर्न स्टैक जो जिसे आप पढ़ रहे हैं, मर्न स्टैक जो है आप जो चीज़ पढ़ रहे हो मर्न स्टैक, सही है। तो मर्न स्टैक में जो पहला एम आता है वो आता है मोंगो से। मोंगो ही आपका डेटाबेस का नाम है, एक कंपनी है जिसने बनाई थी डेटाबेस। अब इस डेटाबेस को हम मोंगो डीबी कहते हैं। अब ये डेटाबेस जो है, मैंने कहा कि दो किस्म के डेटाबेस हैं दुनिया में। पहली एसक्यूएल टाइप है, दूसरी नॉन एसक्यूएल। बहुत सिंपल, पहली एसक्यूएल है, दूसरी नॉन एसक्यूएल। अब दोनों में क्या फर्क है? एसक्यूएल जो होती है वो सिंपल टेबल में डेटा सेव करती है, जैसे आपकी एक्सेल की शीट है ना, एसक्यूएल एग्जैक्ट वही है कि आपका एक टेबल है, नीचे शीट है, शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3, शीट नंबर 4, डिफरेंट शीटें हैं, उन डिफरेंट शीटों में अलग अलग टेबल है, सब कुछ चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है टेबल के साथ। अब इसमें सोचेंगे मसला क्या, इसमें मसला ये है कि आपको सबसे पहले कॉलम डिफाइन करना है। अब जो कॉलम है आप उनसे हिल नहीं सकते, बात समझ रहे? फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, अगर ये 3 कॉलम है तो आपको हर दफ़ा ये तीनों चीज़ें देनी है। दूसरा वाला डेटाबेस है जिसको हम कह रहे हैं नॉन एसक्यूएल, तो लास्ट वाला एसक्यूएल नहीं होगा, इसका ऑपोजिट होगा, वो टेबल का ऑपोजिट होता है जेसन, सही है। नॉन एसक्यूएल डेटाबेस क्या करता है, वो कहता है कि मुझे जेसन दे दो, मैं जेसन डायरेक्टली सेव कर दूँगा। अब ये होता है इलास्टिक। इलास्टिक कैसे? आपने पहले बोला कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूजर नेम, ये सेव करो। बाद में आपको याद है यार इसमें एज भी सेव करनी चाहिए, तो नॉन एसक्यूएल में ये करना बहुत आसान है। आप उसको ये 4 चीज़ें भेज दें, वो 4 चीज़ें सेव कर देगा। एसक्यूएल आपको ठक करके ऐसा मारेगा कि भाई वाली फील्ड दो, फिर उसके बाद आपको टेबल को अपडेट करना पड़ता है, नया कॉलम बनाना पड़ता है, फिर ये सारी फंदारी होती है, वो थोड़ा डिफिकल्ट स्टेज है। तो हम सिंपली किसकी तरफ पहले जाते हैं? नॉन एसक्यूएल, क्योंकि आपका नोड, आपका जावास्क्रिप्ट, इसके साथ सबसे ज़्यादा कौन सा डेटाबेस यूज होता है? नॉन एसक्यूएल। तो नॉन एसक्यूएल में पहला डेटाबेस हम कौन सा पढ़ते हैं? मोंगोडीबी। अब एक है मोंगोडीबी खुद डेटाबेस, सही है, हाँ, वो उस पर आते हैं मोंगोडीबी के। अब आपके पास मसला ये है कि मोंगोडीबी है, सही है, जिस तरीके से आपके पास एक्सियोस था, आपको पता है एक फेच एपीआई वो बड़ी दो दफ़ा देन करना पड़ता है उसमें, सही। उसकी जगह हमें क्या इस्तेमाल कर लिया? एक्सियोस। एक्सियोस क्या थी? एक्सटर्नल लाइब्रेरी जो फेच वाला ही काम करती है। इसी तरीके से मोंगोडीबी जो है, वैसे तो आप डायरेक्टली मोंगोडीबी की भी लाइब्रेरी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोंगोडीबी की जो खुद की लाइब्रेरी है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसको चलाना थोड़ा मुश्किल है। उसके बजाय एक कंपनी ने, एक ओपन सोर्स लोग, अल्लाह का कोई भला, अल्लाह का प्यारा, उसने एक लाइब्रेरी बना ली, उसका नाम रख दिया उसने मोंगूज, सही है। ये लाइब्रेरी भी वही काम करती है जो मोंगोडीबी की लाइब्रेरी काम करती है, बस इसने क्या कर दिया, थोड़ा उसको आसान कर दिया, ईजी बना दिया, जैसे एक्सप्रेस, हाँ, जैसे नोड के ऊपर हमने एक्सप्रेस लिया, सही है, फैच के ऊपर हम लोगों ने एक्सियोस लिया है, इसी तरीके से हम लोग मोंगोडीबी के ऊपर क्या ले आ रहे हैं? मोंगूज। मोंगूज एक सिंपल लाइब्रेरी, वो भी एक अलग से लाइब्रेरी है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक लाइब्रेरी ला रहे हैं जो किससे बात करेगी आपके डेटाबेस, सही है। तो हम बेसिकली अब मोंगोडीबी नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमने गूगल पे जो सर्च किया था, मोंगोडीबी सर्च किया था, आप इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? मोंगूज क्रूड। अब आपके पास दोबारा से बहुत सारे पेजेस आ चुके हैं। वैसे मेरे फेवरेट जो है ना, 2-3 हैं। एक तो ये मीडियम बहुत अच्छा होता है, मीडियम, क्योंकि मीडियम जो होता है ना वो पे करता है, आर्टिकल अच्छे होते हैं, उसकी वजह वो पे करता है। अगर आपसे आर्टिकल पोस्ट करते हैं और आपका आर्टिकल पॉपुलर हो जाता है तो आपको पैसे मिलते हैं, तो लोग बड़ी मेहनत करते हैं कि इधर आर्टिकल अच्छा हो। जाहिर सी बात है, एक चीज़ मुफ्त की है और एक चीज़ पैसे वाली है, तो दोनों में फ़र्क तो होगा। उसके बाद एक डिजिटल ओशन, डिजिटल ओशन के आर्टिकल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं। उसके बाद एक डैब डॉट आया, ये वाला भी बहुत अच्छा है। तो ये 2-3 कुछ वेबसाइट्स है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि इनकी बहुत अच्छी होती है। सबसे पहले देख लेते हैं ये दो, पहले ये भी देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो ये मीडियम है,
ये कह रहा है डेवलप क्रूड ऑपरेशंस विद नोड एक्सप्रेस एंड मोंगोडीबी। तो नीचे हम चलते हैं, इसने क्या किया है, इसने बॉडी पार्ट्स का यूज़ किया है और इसने मोंगूज यूज़ किया है। ठीक है, इसने हालांकि ऊपर क्या लिखा हुआ है, मोंगोडीबी, क्योंकि मोंगोडीबी बेसिकली उस डेटाबेस का नाम है और मोंगूज उस लाइब्रेरी का नाम है जो कि मोंगोडीबी से बात करती है। सही है जी। अच्छा, इसने थोड़ा सा टेढ़ा काम किया है, यहाँ तो हमने आर्टिकल गलत खोला है। सर ये पेड वाले हैं या सर सारे ही आते हैं इसके अंदर? ये पेड सारे जो मीडियम है वो सारा पेड है। हाँ, ये ज़्यादा बेटर है। ये है डिजिटल ओशन। डिजिटल ओशन का मुझे बेसिकली इंटरफेस अच्छा लगता है, इसके कलर्स मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। ब्लू कलर का कलर होता है हर आर्टिकल में, यूआई अच्छा होता है। तो डिजिटल ओशन वालों के नॉर्मली आर्टिकल्स बहुत पॉपुलर है, तो मैं काफ़ी जो अपना काम है मैं इनसे ही देख के करता हूँ। डिजिटल ओशन है। मीडियम भी बहुत हेल्पफुल है। मीडियम के कुछ आर्टिकल हैं, जैसे एंजिनिक्स है रिवर्स प्रॉक्सी, उसका एक बहुत ज़बरदस्त आपका आर्टिकल है मीडियम का। वो इतना सिंपल उन्होंने बनाया हुआ है कि वो कहीं भी और नहीं है। हाँ, आप देखें उसमें एंजिनिक्स का, इनका जो है डिजिटल ओशन का वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसमें एक ही चीज़ है, दोनों जगह एंजिनिक्स है, लेकिन आपको डिजिटल ओशन वाले की समझ में नहीं आती, मीडियम वाले की बहुत अच्छी समझ आती है। तो उनका हर किसी का अपना लिखने का तरीका है। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि क्या कह रहा है। अब अगेन मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई आर्टिकल फॉलो करो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देखना भूल जाएँ या आपको जल्दी, क्योंकि वीडियो में क्या मसला होता है, आपको आगे कर करके देखना होता है कि भाई कहाँ थे। आर्टिकल का ये फ़ायदा होता है, आपने आर्टिकल देखा हुआ है ना, आप आर्टिकल खोलें, कमांड्स कॉपी करें, लगाएं और काम ख़त्म। तभी मुझे आर्टिकल ज़्यादा पसंद है। इवन मुझे याद हो गए कि इस काम के लिए ये वाला आर्टिकल सबसे बेस्ट था। सही है, मैं खुद सारी चीज़ें नहीं लिखता नॉर्मली, क्योंकि इसमें आपको भूलने के बिल्कुल चांसेस कम होते हैं। अब पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले वो क्या चीज़ कर रहा है, मोंगूज को इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसको इंपोर्ट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, ये तो लॉक हो गया, एक कमांड है सिंपल सी, npm इंस्टॉल mongoose। आप npm इंस्टॉल mongoose करेंगे, ये mongoose की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर देगा थोड़ी देर में। हाँ जाहिर है, नहीं ग्लोबल नहीं होता भाई, ये लोकल है लोकल। तो हमारा mongoose अभी इंस्टॉल हो जाएगा, ये इंस्टॉल हो गया। अब आपको पैकेज इंपोर्ट कराने का तरीका यहाँ पे पता है। एक काम करते हैं, एक और हम लोग यहाँ पे फाइल बनाते हैं server.js, ताकि हम ना बिल्कुल सिंपल से लेके जाएं। उसमें बहुत गिचपिच है, अभी हमने ये कोड हमें चाहिए होगा, सही है, और उसके बाद हमें ये वाला कोड चाहिए होगा। सेट है, हमने इसको मिटा के हमने कहा nodemon server.js, हमने सर्वर बदल दिया, हमारा सर्वर चल गया। बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, कांस्टेंट mongoose रिक्वायर, क्या रिक्वायर करना है, mongoose। अगर आप इस आर्टिकल पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने प्री रिक्विजिट स्टेप 1 सेटिंग अप द प्रोजेक्ट हमने सेटअप कर लिया हुआ है। सही है, ये सब कुछ आपको बता रहा है। यहाँ पे npm इंस्टॉल एक्सप्रेस और npm इंस्टॉल mongoose करके बता रहा है। इसने वर्जन 5.11 यूज़ किया है। मुझे डर लग रहा है इसने 5.11 क्यों बोला है, क्योंकि कभी कभी ये लोग क्यों इसकी ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि ये हुआ होता है कि नेक्स्ट वर्जन में ना कोई ना कोई ब्रेकिंग चेंज आया हुआ होता है, तो आपका पुराना कोड फिर चलता नहीं है। लेकिन हम अल्लाह का नाम लेके हमने, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन किया हुआ है, अगर आपने देखा ना, क्योंकि मैंने लिखा था सिर्फ mongoose, तो जब मैंने सिर्फ mongoose किया तो वो लेटेस्ट वर्जन हुआ।
लेकिन आप पैकेज डॉट जेसन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने कौन सा वाला वर्जन इंस्टॉल किया, 6.7.2, और उसने कौन सा यूज़ किया है, 5.11। सही है, देखते हैं, वरना तो बम फटेगा या कुछ ना कुछ होगा। अब सबसे आसान और सबसे इजी काम वो क्या कर रहा है, mongoose डॉट कनेक्ट। बहुत आसान है, वो कह रहे हैं कि मुझे किससे कनेक्ट करना है, mongoose से नहीं, डेटाबेस। mongoose तो लाइब्रेरी का नाम है, mongoose डॉट कनेक्ट जो है वो डेटाबेस से कनेक्ट करना चाह रहा है। अब प्रॉब्लम ये कहाँ से आ रहा है, सही है। अब देखिए डेटाबेस का चक्कर क्या है, अब डेटाबेस का चक्कर ये होता है कि दो तरीके हैं, या तो आप डेटाबेस को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करें, सही है, या आप किसी और का डेटाबेस यूज़ करें। अब डेटाबेस का ये फ़ायदा है कि वो कहीं भी सर्वर पे हो, वो गूगल के सर्वर पे हो, अमेजोन के सर्वर पे हो, डिजिटल ओशन के सर्वर पे हो, वो कहीं भी पड़ा है, अगर हमें उसका कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाए, क्या मिल जाए, कनेक्शन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आप जानते हैं, कनेक्शन समझ आ रहा है क्या होगा, एक ऐसी स्ट्रिंग है जो डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन बनाने में हमारी मदद करता है। वो बेसिकली उस डेटाबेस का एड्रेस होता है, वो कुछ ऐसा देता है, कुछ ऐसा ही। इसको हम कनेक्शन URI भी कहते हैं, DB URI भी कहते हैं, URI कहते हैं इसको, वैसे हम URL कहते हैं, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, URI, क्योंकि ये थोड़ी सी अजीब सी होती है, नॉर्मल URL की तरह नहीं होती, तो हम इसको मोंगो URI भी कहते हैं, डेटाबेस URI भी कहते हैं, जो आपको नहीं करे, या फिर कनेक्शन स्ट्रिंग तो सबसे पॉपुलर नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग। अब हमें ये मिलेगी कहाँ से, अब मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि भाई आप कुछ ट्यूटोरियल बोलेंगे कि अपने कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल कर दो, मोंगो इंस्टॉल करो, डेटाबेस इंस्टॉल करो, फिर इसको इस्तेमाल करो। मैं बोलूँगा यार ये नहीं करना, वो आपको इतना दिमाग खाएगा, तो एक तो आप उसको चलाते थक जाओगे, दूसरा आप जब भी कोड करना बैठोगे तो आपको उस डेटाबेस को रन करना पड़ता है, जैसे कि नहीं आप गेम चलाते हो, आपको उसको वैसे रन करना पड़ता है। दूसरा आपकी लाइट गई, आप काम कर रहे थे, आपका डेटाबेस चल रहा था, बीच में आपकी लाइट गई और MongoDB बंद हो गया, अचानक से सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन आप उसको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो कनेक्ट नहीं होता, उसको रिपेयर करना पड़ता है, क्रैश हो जाता है। MongoDB की होता नहीं है, बहुत खराब चीज़ है, इसको भी रिपेयर करना पड़ता है। अब उसको रिपेयर करने के लिए ना एक पूरा मेथड है, तो अब इस सारी फनकारी से बचने के लिए, और आपको जो क्लाइंट आएगा ना कभी भी ये नहीं बोलेगा कि अपने कंप्यूटर में डेटाबेस बनाओ उसमें इस्तेमाल करें, वो बोलेगा भाई मेरे पास कैसे है, तो ज़्यादा बेटर है कि आप किसका डेटाबेस इस्तेमाल करें, क्लाउड का, यानी कि सर्वर्स का। अब क्लाउड पे हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाउड में कुछ अल्लाह के भले लोग हैं जो हमें मुफ्त में डेटाबेस देते हैं, और नॉर्मल जो हमारा रेंज है वो 500 MB है, यानी कि वो डेटाबेस कहते हैं कि 500 MB तक का डेटा अगर आपको सेव करना है तो हमारे पास फ्री में आप कर सकते हैं। तो 500 MB डेटाबेस के लिए बहुत बड़ी डेटा वो है, साइज है, बहुत बड़ा साइज है। 500 MB वैसे आपको लग रहा है यार 500 MB में आता क्या है, सही है, लेकिन 500 MB आप सोचेंगे कि ये डेटाबेस होता है, ये यूज़र नेम पासवर्ड इस तरह की चीज़ें सेव करता है, जो कि स्ट्रिंग्स है, नंबर्स हैं, स्ट्रिंग्स हैं, इनको तो बिल्कुल किलोबाइट्स KBs और बाइट्स यूज होते हैं। तो वो 500 MB तक पहुँचते ना आप जितने एक्सपर्ट हो जाओगे और आप कितने पैसे आ जाएंगे, आप बोलोगे अपना खरीद, सही है, वरना 500 MB कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन आप इसको सवाल करते हैं एक ही बार 500 MB देता है, आप नया ID बना लें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप गूगल पे लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें वो URL चाहिए, अब वो URL हमें अपना बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे, लिखेंगे MongoDB Atlas, सही है, आप MongoDB Atlas लिखेंगे तो आपके पास ये वाली जो URL है MongoDB Atlas डेटाबेस, आप इस पे जाएंगे, अब हमें कह रहा है कि साइन इन या साइन अप आपसे पूछेगा, वो लाजमी सी बात है, आपको साइन इन या साइन अप करना पड़ेगा, और इतनी उम्मीद है कि आपको अब ये आ गया होगा। आई थिंक ये ट्राई फॉर फ्री था, मैंने साइन इन कर दिया क्योंकि मैं देखना चाह रहा था ये अकाउंट का पहले से कुछ है क्या। हम सुफा पे कर देते हैं, ज़्यादा इजी होगा। सही है, अब इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन।
वन क्लिक ऑथेंटिकेशन कहलाती है। ये बोल रहा है कि भाई गूगल का अकाउंट है तो डायरेक्टली उससे भी आप साइन इन कर सकते हो। मैं कहता हूँ भाई हाँ भी मेरे पास गूगल का अकाउंट है, मुझे उससे साइन इन करना है। आप भी यही कीजिएगा, ज़्यादा आसान होता है। किससे मर्जी है, दोनों में से कोई यूज़ कर लें। जब आप ये साइन इन करेंगे तो आपको ये एक बड़े ख़तरनाक से पेज पे लेके जाता है, और पेज शुरू में थोड़ा थोड़ा सा डरावना लगता है। नहीं नहीं, डार्क वेब नहीं है। नहीं, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है यार। डार्क वेब डराते हैं, वैसे मैं भी जाऊँगा ऐसे उसकी यूआरएल होती है ना, जैसे क्लाउड और नॉर्मल और डीबी है ना, वो ABCD XYZ जैसे करते हैं, जो भी यूआरएल्स होती है क्या ट्रैकिंग ना हो पाए देखा है। तो उसमें फेसबुक भी है, फेसबुक है, ये सब कुछ है। नहीं, उसका ये होता है कि वो ट्रैकिंग नहीं हो पाती। मुझे तो लगता है कि ये जो इंटरनेशनल एजेंसी है वो जान के शुरू है, तो जो भी इलीगल लोग हैं ना एक ही जगह इकट्ठे हो जाए, और हम देखेंगे कौन सा काम जा रहा है, क्या हो रहा है। और दुनिया को पागल बनाया हुआ है कि अब ये क्लेम करते हैं जो इस कंपनी को चला रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रही है, वो क्लेम करती है कि प्रिंसिपल नहीं। वो कहते हैं कि हम पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज़ करते हैं। पीयर टू पीयर का मतलब होता है कि आपकी जब रिक्वेस्ट आती है ना, वो पहले कंप्यूटर पे गई, फिर दूसरे कंप्यूटर पे गई, तीसरे पे गई, चौथे पे गई, पाँचवें पे गई, तो वो ना, और हर जब पीसी पे जाती है तो आपका एड्रेस ना चेंज हो जाता है। इंक्रिप्शन पड़ा था, इंक्रिप्शन में ये होता है कि हर कंप्यूटर आपका जो एड्रेस है वो बदल जाता है। और प्रॉब्लम यही हो, इतने ईजिली सेव, उनका एक थ्रेशोल्ड है, वो उसका ब्राउज़र होता है डार्क वेब का, उसमें होता है कि मैं कितनी इंक्रिप्शन रखना चाहता हूँ। आप उसको जितना बढ़ाओगे ना, तो उतना ज़्यादा टाइम लेता है वेबसाइट खोलने में, लेकिन ये है कि वो इंक्रिप्शन उतनी पावरफुल करता है। अभी उनका ये दावा है कि ये इतनी पावरफुल है, ये इतना उसको इंक्रिप्ट कर देता है कि आप तक वापस कोई नहीं पहुँच सकता। ये उनका एक वो है, ये उनका साइट ही है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउटफुल लगता है क्योंकि वो इतना इजीली अवेलेबल है, इतनी कोई खुफिया चीज़, इतनी खतरनाक चीज़ कोई इतनी इजीली अवेलेबल इंटरनेट पे कैसे हो सकती है? क्या वो सही अब नहीं बता सकते ना, लेकिन मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों को पता है, जिन्होंने ये कभी किया होगा, उनको पता होगा कि कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जैसे आप नॉर्मल इंटरनेट पे आते हैं वैसे ही उस पर आप चले जाते हैं, कोई मसला नहीं होता। बोलते हैं, अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं लगता है ऐसा होता है। कोई पागल भी होगा कि जो इतना, क्योंकि आप मुझे बात बताएंगे, कोई खुफिया जो चीज़ होती है, सही है, जो उसकी एक्सेस बहुत मुश्किल होती है। जैसे आपका सिंपल मोबाइल है ना, इस मोबाइल के रूट सॉफ्टवेयर तक पहुँचने के लिए आपको बड़ी टेक्निक बनानी पड़ती है, वो आप स्पेशल इसका वो लिनक्स है, काली लिनक्स से चलाता है, तो उसको आपको सीखना पड़ता है। उसमें पेन टेस्टिंग जो सॉफ्टवेयर है उनको यूज़ करना पड़ता है। वो बहुत बड़ा साइंस है, आपको 1.5-2 साल लग जाता है। उसके बाद जाके आप इतने केपेबल हो जाते हो कि आप अपने मोबाइल में जाके उसको जो रूट सॉफ्टवेयर है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। क्यों उन्होंने इसको मुश्किल बनाया? क्योंकि वो सेंसिटिव है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, उसको उन्होंने खुफिया किया है। और एक चीज़ इतनी खुफिया है जो बोलते हैं कि भाई दुनिया का हर इलीगल काम उधर होता है, और उसकी एक्सेस इतना ईजी है डायरेक्ट, जैसे कि आप एक मीडिया प्लेयर डाउनलोड कर रहे हो वैसे आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो। मेरे समझ में नहीं आता। हाँ, प्ले स्टोर पे एक आपको एप्लीकेशन मिलती है, बस आपको चलाते हो और डार्क वेब पे पहुँच जाते हैं। सही है, तो ये अजीब सी चीज़ है वैसे। अब ये बिलावल शाह पता नहीं कौन है, इसको पता नहीं क्या बीमारी है, ये चल नहीं रहा। क्या चीज़? असल में वो थोड़ा डैशबोर्ड भारी है ना इनका, तभी ये नहीं खुल रहा।
हाँ तभी मैं कह रहा हूँ वो इजी भी हो जाएगा, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा।